एफआईआर में बयान, एटीएस के सामने बयान, किसी के सामने बयान, किसी की कोई अहमियत नहीं है। जब जज साहब के सामने जो बयान दिया जाएगा, खुदा के लिए ये ज़हन में रखें। ये आप लोगों को इसकी क्यों समझ नहीं आ रही कि कैस भाई क्या बात कर रहे हैं। ये हर चीज को झुटला सकती है। और हमारा जो कानून है इंडिया पाकिस्तान का एक है, गोरों का दिया हुआ कानून अभी तक 100-150 साल से चली जा रहा है, ठीक है। हालांकि ये इसके ऊपर भी पूरी थ्योरी है कि ये ताकतवरों के लिए कानून बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे ना, उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए कानून बनाया था। गरीब के लिए तो कानून बना ही नहीं हुआ जो गोरों का कानून है। इसी वजह तो डिलेज होते हैं, इसी वजह से तो इतनी आर्टिकल्स होते हैं जिनसे बचा जाता है, क्योंकि ये गोरे ने अपने लिए बनाया था। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको बात बता रहा हूं कि जो बयान अदालत में दिया जाता है उसकी सबसे बड़ी वैल्यू होती है। एफआईआर में क्या लिखा है, फलां को क्या दिया है, फलां को क्या दिया है, वो ये यहां तक भी कह सकती है कुछ जांच एजेंसी ने जो हमसे चीजें पूछी, जो कुछ भी किया, मैं किस तरह जांच एजेंसी को सच बता सकती थी। तो जो अदालत का बयान है उसकी बहुत बड़ी अहमियत है। इसको आप ज़हन में रखें। अगर बबीता रानी की फैमिली में ये कोई बात वीडियो हमारी देख रहा है, मैं उनको बार बार ये बात बता रहा हूं कि ये औरत अदालत में जाके कटहरे में खड़े होके सबकी वोट लगाने वाली है, सबकी वोट लगाने वाली है। कोई एफआईआर नहीं मानी जाएगी, कोई पुलिस का बयान नहीं माना जाएगा, कोई रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। जो वहां पे खड़े होके ये बयान देगी ना, वो माना जाएगा। जैसे आपके पंडित ने दिया है एफिडेविट मजिस्ट्रेट, और उसके सामने अहमियत उसकी है जबकि वो शादी में मौजूद है, फेरे करवा रहा है, पूरी दुनिया का मीडिया उसको देख रहा है, लेकिन अदालत में वो कह रहा है कि मैं नहीं हूं। ये अदालत का बयान है भाई। अरे समझो मैं क्या बात कह रहा हूं। ये अदालत का बयान है और ये अदालत में खड़े होके जब बात करेगी सबको फंसवाएगी, ये किसी की नहीं है। तो इन चीजों को छोड़ दें। इनके ज़हन में ये होगा जी एफआईआर में इसने ये कहा है, इसने फलां जगह ये बयान दिया, ये कहा है फलां। नो 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 नो। मैं अपनी बात करता हूं, मैं दुनिया के सामने कुछ और हूं, मेरे दुनिया के सामने बयान कुछ और हैं। पुलिस में एफआईआर भी कट गई, फलां हो गया, ये हो गया, लेकिन जो मजिस्ट्रेट के सामने जाके मैं बात करूंगा ना, आपकी हर चीज फारिग हो जाएगी। हर चीज, बयान की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि मेरे से तो 6 पासपोर्ट नहीं निकले, ये नहीं वो कहेगी। बयान कि आपने ऐसा क्यों किया, तो जब वो जवाब देगी ना मैंने ऐसा क्यों किया, वो ये नहीं कहेगी कि झूठा फलां हो गया, ये हो गया फलां, ना 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 ना। वो कहेगी कि मुझे मारने की और मेरे बच्चों की जान को खतरा था, इसलिए मुझे सच बोलना पड़ा। और एक और बात सुने, झूठ बोलना पड़ा। और एक और बात सुने, जो बबीता रानी को सहूलत देती रही है पाकिस्तान में, जहां ये बात करवाती रही है, इसके पास एक और चीज आ गई है बबीता रानी को फंसाने के लिए कि जज साहब अगर मैं इंडिया आ गई थी और मेरा सारा ताल्लुक पाकिस्तान से खत्म हो गया था, तो क्या वजह है कि मैं छुप छुप के पाकिस्तान में किसी से बात करती थी? क्या वजह है कि मैं कॉल करके छुप छुप के कहती थी मुझे यहां से बचा के ले जाओ? मैं तो नहीं ये कहती थी मेरे लिए कुछ करो। ले जी, ये सीमा हैदर का बयान बताने लगा हूं मैं। ये भी बुक मेरे सामने 3-4 पड़ी हुई हैं, वैसी उठा के। जज साहब जी, सीमा हैदर आपका क्या बयान है? जज साहब मैं तो नेपाल तक आई थी सचिन से मिलने के लिए, तो सचिन ने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ भारत में दाखिल हो। तो मुझे तो इन चीजों का कुछ नहीं पता था जज साहब, मेरे तो 4 बच्चे हैं
और इसने कहा कि कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, तो वापस तो मैं नेपाल भी छोड़ दूंगा, तो मेरा घर भी देख लो। तो जज साहब मैं उसके साथ यहाँ पर आ गई। जज साहब जब मैं यहाँ आई तो फिर उसके बाद इन्होंने मुझे यरगमाल बना लिया। उसमें बबीता रानी भी शामिल थी और ये सारा कुछ था। उन्होंने कहा कि अगर तुमने कोई भी हरकत की, मूवमेंट की, उसमें एपी सिंह भी मौजूद था, तो इन सब ने मिलके मेरे बच्चों को और मुझे यरगमाल बना दिया। अपना जज साहब देखिए, मेरा तो रिटर्न टिकट भी है, मैंने तो वापस जाना था। अगर मैं हमेशा के लिए आती तो मैं रिटर्न टिकट क्यों लेकर आती? तो इन सब ने मुझे यरगमाल बनाया, मुझे जबरदस्ती भारत की जो है वहां पे दाखिल किया गया। मुझे क्या पता कि कौन सी सरहद है, मुझे क्या पता कौन सा नेपाल और उसका बॉर्डर है जहां से मैं दाखिल हो सकती हूँ, मुझे तो पता ही कुछ नहीं है। तो मुझे क्या पता था कि यहाँ पर नहीं, वो ये भी कह सकती है दीदी कि मुझे तो पता ही नहीं है कि इंडिया लेके जा रहा है मुझे। मैं तो ये समझी कि मुझे नेपाल की सैर करा रहा है। उसने कहा तुम्हें सैर करा दूं नेपाल की, सचिन ने। और बॉर्डर क्रॉस, सुने पहले बयान सुन ले। पूरा बयान सुन ले, पूरा बयान। सचिन ने कहा आओ सीमा तुम्हें मैं नेपाल की सैर कराता हूं। मैं इतनी मासूम थी, अपने 4 बच्चे लेके बस में बैठ गई और मुझे क्या पता बस किधर जा रही है। तो बस तो निकल गई अंदर। तो जैसे मैं इधर आई इन्होंने मुझे यरगमाल बना लिया और इन्होंने कहा मीडिया के सामने हंस के बात करना, फलांग करना। तो जैसा असल हकीकत ये है, मैं जब से इंडिया में आई हूं मैं तो वापस जाना चाहती हूँ, ये तो मुझे जाने ही नहीं देते। आप जैसे ही आपने बोला ना तो मेरे दिमाग में एक बात आई। जैसे ही आपने बोला कि जज साहब मुझे नहीं पता कि ये लोग मुझे भारत में ले जा रहे हैं, यहाँ पे एंट्री होती है पराशर सर की। यहाँ एंट्री होगी पराशर सर की और पराशर सर ने जो है फाइल फेंक के मारनी है उसके मुंह पे। ले, तेरे को बेल मैंने दिलाई थी ना, तब तूने क्या बयान दिए थे? तो उनके पास तो केस कुछ है ही नहीं भाई। यहाँ पराशर सर की एंट्री होगी और मुझे 100% उन पे विश्वास है कि वो मोमिन मलिक साहब का पूरा साथ देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है मैं अपने भाई के साथ हर उस घड़ी पे खड़ा हूँ जहां पे उनको मेरी जरूरत पड़ेगी। और सबसे बड़ा वो यही है कि जब उसको पूछा जाएगा कि आपने भारत में एंट्री कैसे की, वो अपने बयान में नहीं बदल सकती। बयान कहाँ से बदलेगी? पूरी फाइल जो है वो उनके पास पड़ी हुई है। तो मैंने बोला नहीं, मैंने कहा बबीता के बाद अगर कोई शख्स है तो वो हेमंत पराशर जी हैं, जो वो अदालत में सच्चाई बयान कर सकते हैं। तो वो सबसे अच्छे पॉइंट्स रख सकते हैं। जी भाई। मसला ये कहने का कि हैदर भाई से अगर बात हो गई बच्चों की तो पीछे क्या रह गया? पीछे तो रहा ही कुछ नहीं। इसके पास तो कार्ड ही सारा ये खेलने का है कि जो ये पूरे 18 माह से लगी है कि बच्चों को किसी तरह भी बाप के साथ ये नहीं मिला सकती, ना उनसे बात करवा सकती है, क्योंकि खून है दीदी, खून तो जोश मारता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि माशाल्लाह 50 इयर्स का मैं हो गया हूँ। मेरे वालिद को इस दुनिया से गए हुए मेरे ख्याल से 24-25 साल हो गए हैं कि आज भी उनकी अगर कब्र पे मैं जाता हूँ फातिहा खानी करने के लिए, आप यकीन करें कि उनके पाँव की साइड पे बैठ के ना मैं रोने लग जाता हूँ। 25 साल गुजर गए हैं मेरे बाप को, 25 साल गुजर गए हैं। ये रिश्ता इस तरह का है। तो जो असली खून है वो भी ठाटे तो मारेगा। ये इसलिए ना सामने लाती है ना बात करती है। देखें, मैंने आपको एक बहुत अजीब सी बात बताई कि अपने देखने वालों को बता रहा हूं कि सब लोग उसके वीजे की वजह से परेशान हैं। भाई वीजा इस वक्त मसला नहीं है। इसलिए मसला नहीं है कि अदालत ने तलब किया है, अदालत ने तलब किया है गुलाम हैदर को, वीजा इशू नहीं है। ठीक है, लेट हो सकता है, छोटी मोटी को उसमें रुकावट हो सकती है, देर हो सकती है, लेकिन वीजा मिलना ही मिलना है। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं, हम परेशान हैं
जो मैं और दीदी बैठ के बात करते हैं और आप लोगों के सामने एक मुद्दा रखते हैं कि जो वहां पर बयानात होने हैं और जो वहां सीन क्रिएट होना है और वहां पे जो मजीद डेट्स मिलनी है, क्या वहां पर इतना टाइम ड्यूरेशन वीजे का उनके पास होगा कि वो ठहर सकें, या आगे मतलब जिन चीजों के लिए हम लोग परेशान हैं। और उसके बाद ये जब कटारे में पहुंची, इस औरत का कोई दीन ईमान ही नहीं है, ये तो एक सेकंड में इधर से उधर इधर से उधर, ठीक है। ये इसने खड़े होके जब वहां बयान दे दिया तो पीछे क्या रह जाना है। तो ये वो सारी चीजें जिससे हम लोग परेशान होते हैं। वीजे के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होते। जो बहन भाई मुझे मैसेज करते हैं, दीदी को मैसेज करते हैं वीजे के हवाले से, मैं यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूं कि रात को 2:30-3 बजे भी हमें कोई अपडेट मिलती है, ये पता चलता है कि वीजा लग गया है, मोर ठक करके आवाज आई है कि ये लग गया है, तो भाई हम रात को 2:30-3 बजे भी आके लाइव में आपको बता देंगे।